गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे लीबिया की, जहां एक नाव डूब गई। लीबिया के तट पर प्रवासियों से भरी एक नाव डूब जाने से बड़ा हादसा हुआ है। समुद्र में पलटी इस नाव में कम से कम 65 लोग सवार थे। इनमें से ज़्यादातर पाकिस्तान के नागरिक थे। सोमवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस हादसे की पुष्टि की है। यह हादसा लीबिया के जाविया शहर के उत्तर पश्चिम में स्थित मार्सा डेला बंदरगाह के पास हुआ है। हादसे के बाद पाकिस्तानी दूतावास ने अपनी टीम जाविया के अस्पताल में भेज दी है। यह टीम स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनका दूतावास हादसे में प्रभावित अपने नागरिकों के बारे में जानकारी जुटा रहा है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के बयान में कहा गया है कि लीबिया की राजधानी त्रिपोली में हमारे दूतावास ने हमें सूचित किया कि लीबिया के जाविया शहर के मार्सा डेला बंदरगाह के पास 65 यात्रियों को ले जा रही नाव पलटी है। त्रिपोली में पाक दूतावास ने मृतकों की पहचान के लिए टीम गठित की है। पीड़ितों को सभी मुमकिन मदद दी जा रही है। विदेश मंत्रालय ने अभी ये पुष्टि नहीं की है कि 65 यात्रियों में से कुल कितने पाकिस्तानी हैं। माना जा रहा है कि डूबने वाले ज़्यादातर लोग पाकिस्तान के ही हैं। मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रियों की राष्ट्रीयता का पता लगाने के लिए लीबिया के अधिकारियों के साथ काम कर रहे हैं। हालिया दिनों में यूरोप और दूसरे देशों में अवैध रूप से जाने की कोशिश कर रहे पाकिस्तानी लोगों के साथ बार बार हादसे हुए हैं। इसी साल जनवरी में मोरक्को के पास एक नाव पलट गई थी। इस नाव में कम से कम 86 यात्री सवार थे। इनमें से 66 पाकिस्तानी नागरिक थे। मोरक्को के अधिकारी केवल 36 लोगों को बचा पाए थे। इस हादसे में 50 यात्रियों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान की सरकार ने हालिया समय में अपने नागरिकों को अवैध रूप से दूसरे देशों में जाने की कोशिश पर रोक की बात कही है। हालांकि इसमें उसको बहुत कामयाबी मिलती नहीं दिखी है। पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में मानव तस्करों और उनके मददगारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू करने का ऐलान किया है। पाक पीएम शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार ने अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि अवैध प्रवासन को बढ़ावा देने वाले अधिकारियों के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई करे। फरवरी 2025 में पाकिस्तान में मानव तस्करी में शामिल होने के आरोप कई अफसरों पर कार्रवाई भी हुई है। ये हम बात करें बांग्लादेश की। बांग्लादेश में लगातार राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। बीते साल शेख हसीना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद उनकी सरकार गिर गई थी। हसीना के ढाका छोड़ने के बाद बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतिम सरकार है। हसीना सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। यह स्वाभाविक था क्योंकि बीएनपी और हसीना की आवामी लीग कई दशक से बांग्लादेश में एक दूसरे की राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। दिलचस्प बात यह है कि बीते कुछ समय में आवामी लीग और बीएनपी कई मुद्दों पर एक रास्ता अख्तियार कर रही है। मोहम्मद यूनुस की हीला हवाली इन दो राजनीतिक दुश्मनों को करीब लाने में मदद कर रही है। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में चुनाव में देरी बीएनपी और आवामी लीग जैसी दुर्विरोधी पार्टियों को एकजुट कर रही है। ढाका में हिंसा और मुजीबुर रहमान के घर को तोड़ने की घटनाओं पर भी बीएनपी और आवामी लीग की प्रतिक्रिया में समानता देखी गई है। कई ऐसे समान मुद्दे हैं जिन पर शेख हसीना की आवामी लीग और खालिदा जिया की बीएनपी मोहम्मद यूनुस को घेर रही हैं। आवामी लीग यूनुस सरकार के इस्तीफे, हसीना पर लगे मुकदमों को वापस लेने और नए चुनावों की मांग कर रही है। दूसरी तरफ बीएनपी भी रैलियां कर रही है। उनकी मांगें महंगाई, बिगड़ती कानून व्यवस्था, चुनाव के लिए हैं। हसीना के मुकदमे और यूनुस से सीधे इस्तीफा के अलावा ज़्यादातर मांगें एक दूसरे से मिलती हैं। आवामी लीग 10 फरवरी को देश भर में विरोध मार्च और रैलियां आयोजित करने की योजना बना रही है। बीएनपी के वरिष्ठ सहायक महासचिव रूहुल कबीर रिजवी ने बताया कि उनकी पार्टी 11 फरवरी से शुरू होकर रमज़ान से पहले हर जिले में रैलियां करेंगी। बीएनपी ने हाल ही में शेख मुजीब के घर को गिराए जाने पर सीधे तौर पर मोहम्मद यूनुस सरकार पर सवाल उठाए। बीएनपी ने यूनुस सरकार से देश के मामलों को संभालने का आग्रह करते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अराजकता फैल जाएगी। बीएनपी ने इसे लोकतंत्र चुनाव में भागने की एक कोशिश भी कहा है। बीएनपी ने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं से आवामी लीग से बदला न लेने की भी अपील की है। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने अगले चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं की है। उन्हें संकेत दिया कि चुनाव 2025 के अंत या 26 की शुरुआत में हो सकते हैं, लेकिन कोई तारीख वो नहीं बता पा रहे हैं। इस देरी से बीएनपी चिंतित है। उन्हें लगता है कि चुनाव में देरी उनकी जीत की संभावना को कम कर सकती है। ऐसे में बीएनपी बार बार यूनुस को इस मुद्दे पर घेर रही है। बांग्लादेशी राजनीतिक पत्रकार साइदुल हसन खोकन ने द प्रिंट से कहा कि यूनुस सत्ता छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। बीएनपी को लगता है कि अगर जल्दी चुनाव होगा तो वे जीत जाएंगे। हसन कहते हैं चुनाव पर अनिश्चितकालीन देरी ने बीएनपी और आवामी लीग के बीच दुश्मनी को कम कर दिया है। दोनों को ही चुनावी लोकतंत्र की वापसी के लिए एक आम बाधा यानी मोहम्मद यूनुस का सामना करना पड़ रहा है। हसन खोकन का कहना है कि बीएनपी और आवामी लीग दोनों बांग्लादेश की राजनीति में -2 फार्मूले के आने को लेकर चिंतित हैं। दोनों दलों में इस बात की चिंता है कि न केवल आवामी लीग बल्कि बीएनपी को भी बांग्लादेश की सत्ता से बाहर रखने की कोशिश हो सकती है। इससे दोनों दलों के बीच दुश्मनी काफ़ी कम हुई है। देश में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और अब कुछ भी निश्चित नहीं है।
बांग्लादेशी शिक्षाविद और राजनीतिक टिप्पणीकार सारिन शाह नाओमी का कहना है कि दोनों दलों का एक साथ आना उतना असंभव नहीं है जितना दूर से देखने में लगता है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में ऐसी कई परिवार हैं जिनमें बीएनपी और आवामी लीग दोनों के सदस्य हैं। हालांकि दोनों दलों में कड़वाहट एक सच्चाई है, लेकिन राजनीति में भविष्यवाणी करना मुश्किल है। ये हम बात करें चीन की। चीन लगातार दूसरों की जमीन और दूसरों के समंदर पर कब्जा करने के लिए अपनी ताकत बढ़ा रहा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने करीब 10 साल पहले चीन की सेना को दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर बनाने का प्लान पेश किया था, और अब चीन की सेना कई मामलों में दुनिया की सभी सेनाओं से आगे निकल चुकी है। चीन की नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए उसकी पनडुब्बी प्रोजेक्ट आज कई देशों के लिए खतरा बन चुका है। आइए हम चीन के पनडुब्बी कार्यक्रम पर नज़र डालते हैं। दक्षिणी चीन सागर की गहराई में भी चीन की पनडुब्बी तैनात है, जिसका मकसद फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देशों को रोकना है। इसी तरह की एक पनडुब्बी टाइप 094 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी, जिसे अमेरिका ने भी चीन की पहली विश्वसनीय समुद्र आधारित परमाणु निवारक करार दिया है। बीजिंग फिलहाल 6 परमाणु पनडुब्बियों का संचालन करता है, जो JL-2 मिसाइलों को दागने में सक्षम है। कई रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया है कि इन पनडुब्बियों से JL-3 मिसाइलों को भी फायर किया जा सकता है, जो चीनी तटों से अमेरिकी क्षेत्र पर हमला कर सकती है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश भी इस विशालकाय पनडुब्बी पर करीब से नज़र रखते हैं। इस चीनी पनडुब्बी को अक्सर दक्षिण चीन सागर में गश्त करते देखा गया है। चीन की टाइप 04 पनडुब्बी कितनी खतरनाक है। पिछले साल चीन की ये पनडुब्बी उस वक्त सुर्खियों में आई थी जब इसे ताइवान स्ट्रेट में देखा गया था। इसने उस वक्त हर किसी को हैरान कर दिया था, क्योंकि इसे किसी भी रडार से पकड़ा नहीं जा सका था। हालांकि ये पनडुब्बी अपनी गुप्त क्षमता के लिए नहीं जानी जाती। अक्सर इससे निकलने वाली शोर के लिए इसकी आलोचना भी होती रही है, क्योंकि शोर की वजह से इसका पता लगाना और ट्रैक करना आसान हो जाता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसकी अगली पीढ़ी टाइप 093 पनडुब्बी, जिसमें रूसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, वो काफ़ी खामोश रहने वाली है। टाइप 094 पनडुब्बी को जिन क्लास के नाम से भी जाना जाता है, इसकी सबसे खतरनाक खासियत इसकी परमाणु बमों को ले जाने की क्षमता है। ये एक साथ में अपने पेट में कम से कम 60 परमाणु बमों को लेकर समंदर की अथाह गहराइयों में निकल सकती है। लिहाजा ये चीन की सबसे नई और सबसे बड़ी रणनीतिक पनडुब्बी है। अप्रैल 2023 में समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया था कि जब ये पता चला कि चीन ने इसमें कम से कम एक पनडुब्बी को, जिसमें अमेरिका तक मार करने की क्षमता है, उसे दक्षिण चीन सागर में देखा गया है, उसने पश्चिमी सैन्य विश्लेषकों को टेंशन में डाल दिया है। चीन की परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण किसी भी तरह से आसान नहीं रहा है। चीन के चेयरमैन माओ जेडोंग ने साल 1959 में परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण के लिए प्रोजेक्ट 09 की शुरुआत की थी। उन्होंने भी उस साल कहा था कि परमाणु पनडुब्बियों को डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, भले इसमें 10,000 साल भी लग जाए। लगातार कोशिश के बाद आखिरकार साल 1981 में पहली बार चीन ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBM टाइप 092 जिया क्लास की लॉन्च कर दिया। हालांकि इस पनडुब्बी को लेकर आलोचकों ने धीमा और काफ़ी शोर मचाने का आरोप लगाया था। हालांकि बदलते वक्त के साथ चीन ने टेक्नोलॉजी को बदल कर रख दिया। टाइप 092 का पहला मॉडल 2000 के दशक की शुरुआत में पूरा हुआ। कुछ साल बाद इसे चीनी नौसेना में शामिल कर लिया गया। शुरुआत में यह पनडुब्बी 12 JL-2 SLBM मिसाइलों से लैस थी, और हर एक मिसाइल में एक वॉलेट लगाया गया था। इसकी रेंज 7,200 किलोमीटर थी, जिससे चीन के पास के पानी से गुआम, हवाई और अलास्का सहित अमेरिकी क्षेत्र पर हमला करने में सक्षम बन गया। पिछले साल अप्रैल में चीन ने अपनी परमाणु पनडुब्बी को उस वक्त JL-2 मिसाइल से लैस किया जब अमेरिका के विदेश मंत्री बीजिंग के दौरे पर पहुंचे थे। आलम यह है कि अब चीनी पनडुब्बियों में अमेरिका तक हमला करने की ताकत आ गई है। हालांकि बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में लक्ष्यों पर हमला करने के लिए टाइप 094 पनडुब्बी को पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर में अच्छी तरह से नौकायन करना होगा। इसके अलावा खतरनाक चोक पॉइंट्स को नेविगेट करना होगा। लेकिन यहाँ पर अमेरिका के हाई टेक्नोलॉजी डिफेंस सिस्टम है, जो इसका आसानी से पता लगा सकते हैं। चीन की पनडुब्बी में अब अगली पीढ़ी की मिसाइलों को फिट किया जा रहा है। JL-3 मिसाइल, जिसकी अनुमानित सीमा 10,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, उसे भी पनडुब्बियों से में लैस करने की रिपोर्ट है। 2023 की पेंटागन की रिपोर्ट में कहा गया कि चीन पहली बार अपने तटीय जल से संयुक्त राज्य अमेरिका को निशाना बनाने में सक्षम होगा। फिर भी जर्नल के आंकड़े सहित कुछ आंकड़ों ने JL-3 की तैनाती पर संदेह जताया है और अनुमान लगाया कि इस एडवांस मिसाइल का उपयोग सिर्फ अगली पीढ़ी के टाइप 096 SSBM पनडुब्बी के साथ ही किया जा सकता है, जो अभी भी निर्माणाधीन है। आइए बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी AI एक्शन समिट की सह अध्यक्षता करने के लिए फ्रांस रवाना हो गए हैं। वे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो फ्रांस में पहले भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करने और अंतर्राष्ट्रीय थर्मो न्यूक्लियर
प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का दौरा करने के लिए मार्सले भी जाएंगे। फ्रांस के बाद वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर संयुक्त राज्य अमेरिका की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एआई महत्वाकांक्षा व चीनी चैटबॉट डीप सीक के साये में सोमवार से फ्रांस की राजधानी पेरिस में कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन शुरू होगा। इस सम्मेलन में एआई की भू राजनीति पर ध्यान केंद्रित रहने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को एआई शिखर सम्मेलन 2025 की फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ अध्यक्षता करेंगे। इसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी मौजूद होंगे। पीएम मोदी फ्रांसीसी कंपनियों के प्रमुखों से मिलेंगे और बुधवार को विशिष्ट लोगों के लिए आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। सम्मेलन में वैश्विक नेता, अधिकारी व विशेषज्ञ एआई प्रौद्योगिकी के विकास को दिशा देने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। यह सम्मेलन एन वक्त में हो रहा है जब चीन के किफ़ायती डीपसीक चैटबॉट ने उद्योग को हिलाकर रख दिया है। सम्मेलन का उद्देश्य यह पता लगाना है कि एआई का किस तरह उपयोग हो ताकि सबको लाभ मिले व जोखिम नियंत्रित रहे। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन, माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से 80 देशों के अधिकारी व सीईओ इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। चैट जीपीटी की शुरुआत के 2 साल से भी अधिक समय बाद जनरेटिव एआई बहुत तेजी से प्रगति कर रही है। गत वर्ष ब्रिटेन में शिखर सम्मेलन के दौरान 28 देशों ने एआई जोखिमों से निपटने के लिए गैर बाध्यकारी प्रतिबद्धता जताई थी। पेरिस शिखर सम्मेलन में भी एआई सुरक्षा एजेंडे में है। मैक्रो के कार्यालय के अनुसार अधिक नैतिक, लोकतांत्रिक और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ एआई के लिए संयुक्त राजनीतिक घोषणा पर हस्ताक्षर करने के उद्देश्य से काम किया जा रहा है। हालांकि स्पष्ट नहीं कि अमेरिका इस तरह के उपाय में सहमत होगा या नहीं। शिखर सम्मेलन का एक और बड़ा लक्ष्य एआई के लिए सार्वजनिक हित भागीदारी समझौता है। मैक्रो के कार्यालय ने कहा कि पेरिस सरकार व्यवसायों व परोपकारी समूहों को शामिल करते हुए सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए $2.6 अरब का फंड जुटाना चाहती है। इसके जरिए विश्वसनीय एआई एक्टर को डेटाबेस, सॉफ्टवेयर व अन्य उपकरणों तक ओपन सोर्स पहुंच प्रदान किया जाएगा। मैक्रो की टीम एआई को कंप्यूटिंग के जरिए मानव से बेहतर कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित करने की दौड़ से निकालते हुए इसकी पहुंच ऐसे डाटा तक प्रदान करना चाहती है जो कैंसर और कोविड जैसी समस्याओं के हल में मददगार हो। प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक से पहले राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा कि दोनों देशों का साझा हित मित्रता पर केंद्रित है। एक इंटरव्यू में मैक्रो ने एआई, उसके वैश्विक प्रभाव, भारत फ्रांस संबंधों और अमेरिका के बारे में अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा भारत एक महाशक्ति है जहाँ से 10 लाख इंजीनियर हर साल निकलते हैं, जो अमेरिका और यूरोप को भी मिला दें तो उससे भी ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि हमारा साझा हित दोस्ती पर आधारित है। इंटरव्यू की शुरुआत मैक्रो ने भारत के लोगों को मेरा नमस्ते कहकर किया और इसे बहुत धन्यवाद के साथ समाप्त किया। Please do like, share and subscribe this channel of mine, news, views and analysis by Prakash.